12 नवंबर 2023 ये वो दिन था जब पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारियों में लगा हुआ था। बाजारों में लोगों की एक विशाल भीड़ खरीदारी करने के लिए जमा हो रही थी। पूरे देश में हर तरफ सिर्फ खुशियों का माहौल था। लेकिन उसी दिन उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने 41 परिवारों की ये खुशियां मातम में बदल दी और पूरे देश की नजरें सिर्फ इस घटना पर अटक कर रह गईं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चार धाम प्रोजेक्ट या फिर चार धाम परियोजना के तहत पहाड़ों को बीच में से काटकर सिलक्यार टनल बनाई जा रही है, यानी कि एक सुरंग बनाई जा रही है जिसकी लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है और एक 2 लेन रोड टनल है जिसकी कुल चौड़ाई 50 फीट है। सिलक्यार टनल चार धाम प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है और इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि चार धाम प्रोजेक्ट अपने आप में एक धार्मिक महत्व भी रखता है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तब चार धाम की यात्रा दर्शन करने वाले भक्तों के लिए काफी सुगम बन जाएगी। सुगम से मुझे याद आया कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपको महज 5 सेकंड से भी कम का वक्त लगेगा, लेकिन मेरे चैनल के सर्वाइवल के लिए ये करना बेहद ही जरूरी है, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। चार धाम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हिंदुओं के चार सबसे पवित्र धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री इंटरलिंक्ड हाईवेज के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। चार धाम प्रोजेक्ट लगभग 890 किलोमीटर की दूरी को हाईवेज के जरिए एक दूसरे से लिंक करेगा और यात्रा की दूरी को कम करने के साथ साथ दर्शन करने वाले लोगों का वक्त भी बचाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना सीधा और अच्छा दिखता है, ये प्रोजेक्ट उससे कहीं ज्यादा टेढ़ा और खतरनाक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसा जियोलॉजिस्ट यानी कि भूवैज्ञानिक कह रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर सिलक्यार टनल हादसे के बारे में बात कर रहा था, तो फिर मैं अचानक जियोलॉजिकल खतरे की बात कहाँ से करने लगा। तो मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जस्ट बिलीव मी, मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ वो सब एंड में आकर इस हादसे से ही लिंक होगा। बस आपको मेरा यकीन करना होगा एंड आई प्रॉमिस आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। ये जो हिंदुओं के पवित्र चार धाम है ये हिमालय पर्वतों पर बने हुए हैं और ये हिमालय पर्वत असल में पर्वतों की या फिर पहाड़ों की रेंज है, यानी कि एक श्रृंखला है जिसे हम सबसे ज्यादा इजीएस्ट फॉर्म में सीरीज भी कह सकते हैं। ये माउंटेन रेंज या फिर हिमालयन रेंज लगभग 2500 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में बहने वाली सिंध नदी से शुरू होकर हिंदुस्तान से होती हुई नेपाल जाती है और फिर नेपाल से होती हुई अरुणाचल प्रदेश का काफी बड़ा हिस्सा कवर करते हुए इंडिया के ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्र नदी पर आकर एंड होती है। जियोलॉजिस्ट या फिर भूवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग ये जो हिमालयन रेंज है ये असल में 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी कि पूरी की पूरी हिमालयन रेंज लगभग 6.5 करोड़ साल पुरानी है। अगर हम अपनी पृथ्वी की एज के अकॉर्डिंग देखें, जो कि खुद लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है, तो अर्थ के कंपैरिजन में हिमालयन माउंटेन रेंज काफी यंग है। मतलब अर्थ की एज के अकॉर्डिंग हिमालयन माउंटेन रेंज काफी बाद में बनी है और हिमालयन माउंटेन रेंज इस दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, जिसमें 100 से भी ज्यादा पीक्स हैं, यानी कि चोटियां हैं जिनकी एवरेज हाइट लगभग 7200 मीटर है, यानी कि लगभग 7 किलोमीटर ऊंची ये पर्वत श्रृंखला है। हिमालयन माउंटेन रेंज काफी यंग है, जिस वजह से काफी अनस्टेबल भी है, यानी कि इस माउंटेन रेंज में जो मिट्टी और पत्थर है वो अभी तक उस तरह से अपनी पकड़ नहीं बना पाए हैं जिस तरह से दुनिया की दूसरी माउंटेन रेंज ने बनाई है। आप इस चीज को कुछ इस तरह से समझिए, आप एक घर बनवाते हैं और उस घर की एक दीवार ताजी ताजी बनवाई गई है। अब अगर आप उस दीवार पर अपने हाथों से थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो वो दीवार बड़ी आसानी से नीचे गिर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप उस दीवार को 1 महीने के बाद अपने हाथों से ढकेलने की कोशिश करेंगे तो आप चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा लें, आप उस दीवार को अपने हाथों से कभी भी नहीं गिरा पाएंगे। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? असल में जब दीवार को लंबे वक्त के लिए छोड़ दिया जाता है तब सीमेंट वक्त के साथ धीरे धीरे ईंटों से अपनी पकड़ बना लेता है। इस दौरान सीमेंट का और ईंटों का बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत होता है कि उसको तोड़ना काफी मुश्किल बन जाता है। यही नियम एक तरह से पहाड़ों पर भी लागू होता है, बस फर्क इतना होता है कि जहाँ हमारे घर के दीवार को मजबूत बनने में सिर्फ 1 महीना लगता है, वहीं पहाड़ों को मजबूत बनने में कई करोड़ सालों का वक्त लग जाता है। इन पहाड़ों को मजबूत बनाने में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जैसे कि पेड़ एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पहाड़ों को स्टेबल करने में। असल में पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं ये पहाड़ों की मिट्टी और पत्थरों को बांध कर चलती हैं, जिसमें मिट्टी पहाड़ी पत्थरों के बीच में एक ऐसे बॉन्ड की तरह काम करती है जिससे ये पत्थर आपस में बंधे रहते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये पेड़ मिट्टी और पत्थरों के बीच में एक सीमेंट की तरह काम करते हैं। जब पहाड़ों पर सड़कें या फिर टनल बनाई जाती है तब पहाड़ों पर मौजूद इन पेड़ों को काटा जाता है, जिस वजह से मिट्टी और पत्थरों को पकड़ने वाली जड़ें भी खत्म हो जाती हैं और जड़ों के खत्म होने से पहाड़ काफी अनस्टेबल हो जाते हैं। और इसमें भी सोने पर सुहागा तब होता है जब पहाड़ों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, डायनामाइट का इस्तेमाल। असल में पहाड़ों को मैनुअली तोड़ने में काफी वक्त लगता है, इसलिए इंजीनियर्स डायनामाइट का इस्तेमाल करके पहाड़ों को तोड़ते हैं, जिससे पहाड़ों पर सड़कें, हाईवेज और टनल बनाने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब पहाड़ों से पेड़ काटे जाते हैं तब उन पहाड़ों की मिट्टी और पत्थर अनस्टेबल हो जाते हैं और जब उन अनस्टेबल पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है
तब डायनामाइट के धमाके की जोरदार वाइब्रेशंस की वजह से पहाड़ों की मिट्टी और पत्थर और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। और इसमें भी एक खास बात यह होती है कि पहाड़ों के अंदर के होलो स्पेसिस में नेचुरल वाटर सोर्सेज होती हैं। मतलब पहाड़ों के अंदर का जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें बारिश का या फिर नदी झरनों का पानी भरा होता है, और ये पानी पहाड़ों के लिए एक तरह से कैल्शियम का काम करता है। जैसे कैल्शियम हमारी हड्डियों को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक उसी तरह ये अंडरग्राउंड पानी पहाड़ों को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन जब डायनामाइट से पहाड़ों पर विस्फोट किया जाता है तब ये पानी पहाड़ों में दरार पड़ने की वजह से रिस कर निकल जाता है और पहाड़ अंदर से खाली हो जाते हैं, जिस वजह से पहाड़ों के अंदर एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और अंदर कोई भी सपोर्ट न होने की वजह से पहाड़ अंदर की तरफ धंस जाते हैं, जैसा कि हमने जोशीमठ में देखा था। क्योंकि वहां पर भी चारधाम परियोजना के तहत हाईवेज बनाए जा रहे थे और वहां पर हाईवे बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था और कंट्रोल ब्लास्ट किए जा रहे थे, जिस वजह से वहां के पहाड़ों के नेचुरल वाटर रिसोर्सेज खाली हो रहे थे और पहाड़ नीचे की तरफ धंस रहे थे। जोशीमठ के पहाड़ इतने तेजी से धंस रहे थे कि उनके धंसने का असर सीधे तौर पर वहां पर रहने वाले लोगों के घरों पर देखा जा सकता है। जोशीमठ में रहने वाले लोगों के घर गिरने लगे हैं और बहुत सारे लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। पिछले कुछ महीनों में जोशीमठ की समस्या काफी खबरों में थी, लेकिन अब इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। आई होप उन लोगों की समस्या का कोई समाधान फ्यूचर में जरूर होगा। असल में ये जो पहाड़ों की धंसने की समस्या है, इसमें एक और फैक्टर भी है जिसकी वजह से आए दिन पहाड़ों की धंसने की खबरें हमें मिलती हैं। ये जो पहाड़ होते हैं ये एक स्लोप की तरह होते हैं। जैसे कि हमारे घर के बाहर एक स्लोप बनाया जाता है जिसके सहारे हम लोग अपने व्हीकल्स को अपने घर के अंदर पार करते हैं, ठीक उसी तरह इन पहाड़ों का स्ट्रक्चर होता है। एक तो हिमालयन माउंटेन रेंज काफी यंग है, जिस वजह से काफी अनस्टेबल है, और ऊपर से इन पहाड़ों को काटकर इन्हें ब्लास्ट किया जाता है और इन पर आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन किया जाता है। साथ ही साथ इन पहाड़ों के स्लोप्स पर कॉलोनीज बनाकर लोगों को बसा दिया जाता है। अब आप खुद कैलकुलेशन कीजिए, यंग माउंटेन रेंज प्लस कटिंग ऑफ ट्रीज प्लस डायनामाइट ब्लास्ट प्लस लीकेज ऑफ नेचुरल वाटर प्लस कॉलोनीज ऑन माउंटेन स्लोप्स इज इक्वल टू कैटास्ट्रॉफ, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, यानी कि तबाही। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन करना वहां पर रहने वाले लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होता है, और उससे भी कई ज्यादा खतरनाक होता है उस कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों के लिए। और यही खतरा 12 नवंबर 2023 के दिन सिलक्यारा टनल में काम करने वाले 41 मजदूरों के लिए काल बन गया। असल में सिलक्यारा टनल पिछले 5 सालों में 20 बार से भी ज्यादा बार धंस चुकी है, और NHIDSL के डायरेक्टर का खुद कहना है कि टनल कई माइनर से लेकर मध्यम स्केल तक धंस चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी सिलक्यारा टनल की कंस्ट्रक्शन कंपनी नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया और कोई खास प्रिवेंटिंग स्टेप्स नहीं उठाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा 12 नवंबर 2023 के दिन सुबह ठीक 5:30 बजे रह गया और 41 मजदूर सिलक्यारा टनल के अंदर ट्रैप हो गए। और अब यहाँ से शुरू होता है रेस्क्यू ऑपरेशन का एक ऐसा दौर जिसमें एक के बाद एक रेस्क्यू के ज्यादातर स्टेप्स फेल होते गए, और जितनी बार रेस्क्यू के स्टेप्स फेल हो रहे थे उतनी बार टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को नर्क झेलना पड़ रहा था। 12 नवंबर के दिन यानी कि दिवाली के दिन जैसे सुबह 5:30 बजे सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा ढह गया और उसके अंदर 41 मजदूर फंस गए। तभी उत्तरकाशी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतने ज्यादा एडवांस रिसोर्सेज नहीं थे जिनसे वो मजदूरों को रेस्क्यू कर सकें, क्योंकि मजदूर जिस टनल में फंसे थे उसका लगभग 1/3 एरिया ढह गया था और उस मलबे की जो मोटाई थी वो लगभग 60 मीटर थी। यानी कि मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए पहले अथॉरिटीज को 60 मीटर मोटी सख्त पत्थरों की और मिट्टी की चादर को भेजना था, फिर कहीं उसके बाद जाकर वो लोग मजदूरों तक पहुंच पाते। लेकिन ये काम इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स और टेक्निक वाले रेस्क्यूअर्स चाहिए थे। इसी के साथ 12 नवंबर की वो काली रात भी गुजर गई और दिन आया 13 नवंबर का। इस दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सिलक्यारा टनल पर आए और उन्होंने मजदूरों से एक कनेक्टिंग पाइप के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, और उन्होंने उनके परिवारों से भी मिलकर उनको कंसोल दिया कि वो लोग अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं और उन मजदूरों को बचा लिया जाएगा। उन्हीं कनेक्टिंग पाइप्स के जरिए मजदूरों को ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही थी, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका दम ना घुटे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या की बात यह थी कि ताजा ताजा पहाड़ी मलबा लगातार ऊपर से गिरता ही जा रहा था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में ही बार बार रोकना पड़ रहा था। फिर दिन आया 14 नवंबर का। 14 नवंबर वाले दिन टनल साइट के पास 800 से 900 मिलीमीटर डायमीटर के स्टील पाइप्स लाए गए और उन स्टील पाइप्स को हॉरिजॉन्टल डिगिंग करने वाली मशीन ऑगर बोरिंग मशीन के जरिए मलबे के बीच से इंसर्ट किया गया। इस पूरे प्रोसीजर को करने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि इन पाइप्स के जरिए मजदूरों को पानी, खाने पीने की चीजें, ऑक्सीजन, मेडिसिन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पहुंचाने थे, जिनके जरिए वो मजदूर टनल के अंदर थोड़ा सा कंफर्ट महसूस कर सकें। लेकिन जब इस पूरे प्रोसीजर को अंजाम दिया जा रहा था तब भी ऊपर से बार बार ताजा मलबा गिरता जा रहा था, जिसकी वजह से खुदाई करने वाले कई सारे वर्कर्स को चोटें आई थीं। 15 नवंबर के दिन इससे पहले की गई खुदाइयों से अथॉरिटीज बहुत ही ज्यादा डिसैटिस्फाइड थी, क्योंकि पहले की गई खुदाइयों से कोई खास रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। इसलिए NHIDSL ने सरकार से स्टेट ऑफ द आर्ट ऑगर मशीन के लिए रिक्वेस्ट की
और इस ऑगर मशीन को दिल्ली से एयरलिफ्ट करके उत्तरकाशी लाया गया। इस ऑगर मशीन की खास बात यह है कि ये मशीन पिछली वाली ऑगर मशीन से कई गुना तेज काम करती है। 16 नवंबर के दिन इस नई ऑगर मशीन को असेंबल करके इंस्टॉल किया गया और इस नई मशीन से आधी रात तक ड्रिल किया गया। फिर दिन आया 17 नवंबर का। 17 नवंबर के दिन तक नई वाली ऑगर मशीन से 24 मीटर तक की खुदाई कर ली गई थी और दोपहर तक 4 MS पाइप खोदे गए गड्ढे के अंदर डाल दिए गए थे। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद अथॉरिटीज को रेस्क्यू का काम बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि जब 5वां MS पाइप गड्ढे के अंदर डाला जा रहा था तब वो पाइप बीच में ही किसी चीज से टकरा गया था, जिस वजह से वो पाइप कई कोशिशों के बाद भी अंदर नहीं गया। इसलिए इस ऑपरेशन को फिर से रोकना पड़ा। 17 तारीख के दिन एक और हाई परफॉर्मेंस ऑगर मशीन इंदौर से एयरलिफ्ट करके लाई गई। अब इस हाई परफॉर्मेंस ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन शाम आते आते अथॉरिटीज को फिर से ड्रिलिंग का काम बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि वहां पर सबको एक बहुत जोरदार क्रैक की आवाज सुनाई दी थी, जिसकी वजह से काम को बीच में ही सस्पेंड करना पड़ा था। 18 नवंबर के दिन PMO से एक ऑफिशियल टीम कुछ एक्सपर्ट्स के साथ उत्तरकाशी के लिए रवाना हुई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोग 5 अलग अलग एवैक्यूएशन प्लान पर काम करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा प्लान्स पर काम किया जाएगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी मजदूरों को बिना किसी नुकसान के जल्दी निकालने की। 19 नवंबर के दिन तक रेस्क्यू का काम पूरी तरह से सस्पेंड रहा और यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि बोरिंग को हॉरिजॉन्टली किया जाए और इस हॉरिजॉन्टल बोरिंग को करने के लिए सबसे बड़ी बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। 20 नवंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करी और उनसे कहा कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर खास ध्यान रखें और जो वर्कर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं उनका मोरल हाई रखें। 21 नवंबर के दिन रेस्क्यूअर्स ने ट्रैप्ड मजदूरों की पहली वीडियो फुटेज रिलीज की, जिसमें देखा जा सकता है कि टनल के अंदर फंसे मजदूरों ने पीले रंग और सफेद रंग के हेलमेट्स पहन रखे हैं और वो पाइपलाइन के थ्रू भेजे गए फूड पैकेट्स को रिसीव कर रहे हैं। इसके बाद प्लान बनाया गया कि बालकोट में अंडर कंस्ट्रक्शन टनल के एंड पर 2 ब्लास्ट किए जाए, क्योंकि 4 धाम प्रोजेक्ट के अंडर एक टनल बालाकोट में भी बन रही थी और उसका कनेक्टिंग पॉइंट एक अल्टरनेटिव एंड पॉइंट के तौर पर चिलकाना टनल से जुड़ता है। 22 नवंबर के दिन हॉरिजॉन्टली ड्रिल करके 800 mm डायमीटर के स्टील पाइप्स अंदर की तरफ लगभग 45 मीटर तक पहुंच गए थे। अब सिर्फ 15 मीटर और रास्ता रह गया था मजदूरों तक पहुंचने के लिए, लेकिन तभी ड्रिलिंग के दौरान लोहे की सरिया सामने आ गई, जिस वजह से ऑगर मशीन को 6 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। फिर दिन आया 23 नवंबर का। 23 नवंबर के दिन उन लोहे की सरियों को रास्ते से हटा दिया गया, जिनकी वजह से ऑगर मशीन को 6 घंटे के लिए बंद करना पड़ा था। सरिया हटने के बाद ड्रिलिंग के काम को फिर से रिज्यूम किया गया, लेकिन 3 मीटर और खोदने के बाद ऑफिशियल्स ने नोटिस किया कि ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी वो प्लेटफॉर्म चटकने लगा था, उस पर क्रैक पड़ने लगे थे। इसलिए ड्रिलिंग के काम को फिर से रोककर ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म की मरम्मत की गई। 24 नवंबर के दिन ड्रिलिंग के काम को फिर से रोक दिया गया, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान एक और मेटल ऑब्जेक्ट सामने आ गया था, जिसकी वजह से ड्रिलिंग को कुछ घंटे और डिले करना पड़ा। लेकिन कुछ ही घंटों में उस ऑब्स्टेकल को भी हटा दिया गया और 24 नवंबर के दिन ड्रिलिंग के काम को फिर से रिज्यूम कर दिया गया। 25 नवंबर के दिन इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिस ने मीडिया से कहा कि मलबे की खुदाई करते वक्त ऑगर मशीन खराब हो गई है, इसलिए अब हमें दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंसिडर करना होगा। उनका कहना था कि अब हमें मैनुअली वर्टिकल ड्रिलिंग करनी होगी, यानी कि प्लान को पूरी तरह से बदलकर एक नए सिरे से इस प्लान पर काम किया जाना था। 26 नवंबर के दिन रेस्क्यूअर्स ने सिलक्यारा बारकोट टनल की ऊपर वाली पहाड़ी से ड्रिल करना शुरू किया और उन्हें अब 86 मीटर की गहराई तक ड्रिल कर पहुंचना था। मतलब ये काम अब और भी ज्यादा मुश्किल बनने वाला था। 26 नवंबर की शाम तक रेस्क्यूअर्स ड्रिल करने के लिए हैवी ड्रिल्स मशीन्स लेकर ऊपर पहुंच गए थे और उन्होंने शाम तक लगभग 19.5 मीटर की गहराई तक खुदाई भी कर ली थी। लेकिन तभी 2 BRO अधिकारियों की SUV एक प्राइवेट बस से सिलक्यारा टनल के पास ही टकरा गई और वो दोनों अधिकारी थोड़े से जख्मी हो गए थे, जिस वजह से इस बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हो गया। 27 नवंबर के दिन ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू किया गया और अब बस 12 मीटर तक की खुदाई का काम रह गया था। इसी दौरान ऑगर मशीन के ब्लेड्स फिर से खराब हो गए, इसलिए खुदाई के काम को आगे बढ़ाने के लिए रेड होल माइनर्स की मदद ली गई। असल में रेड होल माइनर्स उन वर्कर्स को बोला जाता है जो कोयले की खानों में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर कोयला निकालते हैं। ये तकनीक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें दम घुटकर मरने का काफी खतरा होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने रेड होल माइनिंग पर बैन भी लगा रखा है। लेकिन कमाल देखिए कि मुसीबत की इस घड़ी में यही रेड होल माइनर्स अब काम में आ रहे थे। 28 नवंबर के दिन हाथ से मैनुअली खुदाई करते हुए रेड होल माइनर्स ने एक छोटा सा लंबा सा रास्ता बना लिया था और अब वो वक्त आया जब रेड होल माइनर मुन्ना कुरैशी ने अपने और ट्रैप्ड वर्कर्स के बीच से आखिरी पत्थर को हटाया। पत्थर को हटाते ही मुन्ना कुरैशी को उन वर्कर्स की शक्लें दिखाई दी। वो ट्रैप्ड वर्कर्स मुन्ना कुरैशी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। जैसे ही मुन्ना कुरैशी अंदर उन वर्कर्स के पास गए, वैसे ही उन वर्कर्स ने मुन्ना को अपनी गोदी में उठा लिया और वो लोग मुन्ना का शुक्रिया अदा करने लगे कि उन्होंने उनकी जान बचा ली। फिर उस होल में डले एक पाइप के जरिए उन वर्कर्स को व्हील स्ट्रेचर की मदद से एक एक करके बाहर निकाला गया
उन लोगों की सबसे पहले मेडिकल जांचें की गई जिसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ डॉक्टर्स को दिखाई नहीं दी। इन ब्लैक माइनर्स के 12 लोगों की टीम ने सच में वो करके दिखा दिया था जो अमेरिका की मोस्ट एडवांस मशीन भी नहीं कर सकी। इस टीम में हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग थे और साथ में कुछ दलित युवक भी थे जिन्होंने इन ट्रैप वर्कर्स को बचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी और इन्होंने धर्म और जात को ना देखते हुए इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसको पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। ये रेस्क्यू मिशन उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ये लोग हिंदू और मुसलमानों को लड़वाकर राजनीतिक रोटियां तो आराम से सेक लेते हैं, लेकिन जब मुसीबत के वक्त पर इन लोगों को याद किया जाता है तो ये लोग दुनिया भर की यात्राओं पर निकल जाते हैं और अंत में इंसान ही इंसान के काम आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस इंसिडेंट से इंसानियत के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे और धार्मिक नफरत को दरकिनार करते हुए हम खुद को एक इंसान के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।